आर्टिकल 370 का कोई जिक्र नहीं होगा। उत्तर भारत में पट्टी क्षेत्र में, हिंदी पट्टी क्षेत्र में एक राज्य है जहाँ बीजेपी हार रही है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, बिहार से लड़ेंगे कि उत्तर प्रदेश से। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। आप सबको नए साल की बधाई और इस बधाई के साथ साथ 2024 की लोकसभा का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। राम मंदिर उद्घाटन से लेकर के भारत जोड़ो यात्रा 2 शुरू हो गई है। इस साल बहुत कुछ बदलेगा देश में और साल खत्म होते होते एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में भी बदलाव हुआ है। बिहार, जहां से लोकसभा की लगभग 40 सीटें आती हैं, वो बिहार जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार जबरदस्त रहा है, उस बिहार में जेडीयू के अध्यक्ष वापस नीतीश कुमार बन गए हैं। ललन सिंह अब अध्यक्ष नहीं रहे। बड़ा प्रचार प्रसार हुआ कि ललन सिंह और जेडीयू के प्रमुख बन चुके नीतीश कुमार के बीच अनबन है, खटपट है और उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। यहाँ मीटिंग थी दिल्ली में और केसी त्यागी साहब हमारे साथ हैं। वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। अब इनकी पद की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ। राज्यसभा सांसद रहे, इमरजेंसी में जेल गए और जो विपक्ष और इंटेलेक्चुअल आवाज़ हैं देश की गिनी चुनी, उनमें से एक भी। त्यागी साहब, बहुत चर्चा हुई कि नीतीश कुमार जी, ललन सिंह जी के बीच मतभेद हैं और नीतीश जी को लगता है ललन सिंह जी के पार्टी में बने रहने से पार्टी को नुकसान हो रहा है, इसलिए नीतीश जी ने कमान अपने हाथ में ले ली। ललन सिंह कहते हैं कि ये सब आप लोगों का प्रोपेगेंडा है। क्यों हटाया ललन सिंह जी को आप लोगों ने? ललन सिंह जी ने त्याग पत्र दिया है राष्ट्रीय परिषद की बैठक में और वो पिछले 3 महीने से निरंतर नीतीश जी से निवेदन कर रहे थे कि मुझे पद मुक्त कीजिए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी अब 2-3 महीने रह गए हैं और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और सांसद होने के नाते उस पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे थे। ये ऐसा उन्होंने खुद कहा है। उन्होंने स्वेच्छा से पद त्याग किया है, उनसे इस्तीफा नहीं मांगा है। नंबर 1, उनको और नीतीश कुमार के बीच में कोई मतभेद नहीं है। दोनों 37 साल पुराने मित्र हैं। ये एक प्रोपेगेंडा मशीनरी है, र्यूमर मॉन्गरिंग सेंटर है, जहाँ से ये सब खबरें प्लांट होती हैं। उनको पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया। नीतीश कुमार जी नाराज़ हैं। वो कुछ एमएलएज को लेकर के आरजेडी के साथ जा रहे थे। अब नीतीश कुमार जी एनडीए में चले जाते हैं। मैं इन सारी खबरों को, सारी अफवाहों को सिरे से खारिज करता हूं। उन्होंने स्वेच्छा से त्याग किया है। नीतीश जी, उनके बीच में कोई मतभेद नहीं है। आरजेडी हमारी फ्रेंडली पार्टी है, लालू यादव उसके नेता हैं, उनसे किसी के रिश्ते हैं, वो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है और एनडीए में जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। एनडीए में जाने का कोई प्रश्न नहीं है। अब ये बताइए कि अब तो जैसा कि हमने कहा कि चुनावी काउंटडाउन शुरू हो गया है, सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी। पिछली बार आप बीजेपी के साथ एनडीए में थे, बीजेपी जेडीयू साथ में चुनाव लड़े, आप लोगों की 16 सीटें आईं और 39 सीटों पे आप लोग काबिज थे। टोटल 1 सीट विपक्ष के हाथ में लगी थी, तो 40 में से 39 सीट थी एनडीए में जब आप लोग थे। इस बार सीट शेयरिंग कैसे होगी? पिछली बार आरजेडी कांग्रेस आपके आमने सामने चुनाव लड़े, बड़ा एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप, अब आप लोग साथ में हैं। सीट शेयरिंग को लेकर के कैसे क्या होगा? देखिए, एक तो हमारी फ्रेंडली पार्टी जो है वो आरजेडी है। पहले हम सब आरजेडी में थे, उससे पहले हम जनता पार्टी में थे, उससे पहले चौधरी चरण सिंह के लोकदल में थे और समाजवादी आंदोलन में थे। तो आरजेडी और जेडीयू में कोई आपस में वैचारिक मतभेद नहीं है, इसलिए विवाद का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हमारे वर्तमान संसद में 16 एमपी हैं। हम 17 सीटें लड़े थे, 16 जीते थे। जो आरजेडी प्लस है, कांग्रेस प्लस लेफ्ट, ये सीटों का बंटवारा उनके बीच में होना है और लालू जी अनुभवी नेता हैं। होपफुली उनके कांग्रेस से भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं और वो इस कॉन्ट्रडिक्शन को रिजोल्व करने में कामयाब होंगे।
अभी एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का जो आया है विश्लेषण, उत्तर भारत में पट्टी क्षेत्र में, हिंदी पट्टी क्षेत्र में एक राज्य है जहाँ बीजेपी हार रही है। इसलिए सारी अफवाहें वहीं को लेकर के हैं, सारी चर्चाएं वहीं को लेकर के हैं, और हमारा सीट शेयरिंग में भी कोई प्रॉब्लम हमारी नहीं आएगी। इतना हमारी इच्छा जरूर है कि ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट होना चाहिए। प्रोसेस फास्ट होना चाहिए। मीटिंग हुई, आप लोगों ने मीटिंग में, आपकी जो कार्यकारिणी थी उसमें कहा नीतीश जी ने कि कांग्रेस, जो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जो बिहार में सरकार चल रही है आरजेडी और आपकी, उनके अच्छे कामों का प्रचार नहीं कर रही है। कांग्रेस से मनभेद ऐसा लगता है आप लोगों का है? नहीं, ना मनभेद है ना मतभेद है। कई चीज़ों पे अफसोस होता है। बिहार की सरकार अब एनडीए की सरकार, इंडिया की सरकार है, और खड़गे जी और राहुल जी को उसे ऐसा ही ट्रीट करना चाहिए जैसे वो तेलंगाना और कर्नाटक की सरकार को ट्रीट करते हैं। अगर बिहार की सरकार अच्छे काम करती है तो उसका प्रचार प्रसार भी फ्रेंडली पार्टी होने के नाते करना चाहिए। वहाँ पे जो वुमेन एम्पावरमेंट का काम हुआ है दिल्ली में किसी को पता नहीं। देश में अकेला राज्य है जहाँ 35% सीटें सरकारी नौकरियों में, पुलिस में महिलाओं के लिए आरक्षित है। महिला एजुकेशन को लेकर के लड़कियों की लंबी कतार सुबह को मिलेगी आपकी शिक्षा के लिए जाती हुई, वो साइकिलें भी मुफ्त बिहार सरकार की बांटी हुई। 1931 के बाद जातिगत जनगणना नहीं हुई थी, जिसको लेकर के जो गरीब जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, वो लगातार दबाव डाल रही थी। अकेला बिहार प्रांत है जिसने वो आंकड़े प्रसारित कर दिए। 1931 में फ्यूडल सोसाइटी थी, लोग जात छिपाते थे डर की वजह से। जिसकी जात बड़ी है उसी का सम्मान होता है। आपने जातिगत जनगणना कर दी, ठीक है, और मैं ये सवाल आगे ले जा रहा हूँ थोड़ा सा। आप लोग इंडिया में, ऐसा लगता है कि देखिए अभी चूंकि चुनाव हुए हैं, और मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी आपसे जानना समझना चाहता हूं, जो तमाम द रेड माइक के दर्शक हैं उनको समझाइए। हिंदी पट्टी में आप बिहार तो चलिए जातिगत जनगणना, और बिहार अकेले तो सरकार बना नहीं देगा इंडिया की। आपको उत्तर प्रदेश से भी वोट चाहिए, आपको राजस्थान से भी वोट चाहिए, मध्य प्रदेश से भी चाहिए, छत्तीसगढ़ से भी चाहिए। वहाँ पर तो आपकी इंडिया की टाई टाई फिस है। आप मध्य प्रदेश हारे, आप इन द सेंस की कांग्रेस, आप राजस्थान भी हारे, छत्तीसगढ़ भी हारे, यूपी से आप चूंकि वेस्ट यूपी से खुद हैं, आप यूपी में चुनाव लड़ा भी है जेडीयू ने अलग विधानसभा में, आप वहाँ को भी समझते हैं, वहाँ पर भी हालात ख़राब हैं। तो जातिगत जनगणना भी समझ में आ नहीं रही है लोगों को। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में चुनाव होगा तब समझ में आएगा, बाकी लेकिन जो विधानसभा चुनाव हुए हैं जातिगत जनगणना की मांग के बाद, वहाँ पर नतीजे अच्छे नहीं रहे इंडिया के लिए। नहीं, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। जातिगत जनगणना क्यों होनी चाहिए, क्यों नहीं हो पाई, इसके क्या आफ्टर इफेक्ट होंगे, ये हमारे गठबंधन के अलावा प्रदेश में कहीं भी ये इफेक्टिव नहीं हुआ। 1931 में लोग जात छिपा रहे थे, फ्यूडल सोसाइटी थी, इसलिए ऊंचे पैमाने पे पिछड़ी और ये जो मार्जिनलाइज समुदाय हैं, इन्होंने अपने आप को उच्च जातियों में शामिल कर लिया। जैसे लोध है, कल्याण सिंह जी बिरादरी, लोध ठाकुर कहने लगे, वो लोध राजपूत लिख रहे हैं। जैसे पूर्वांचल में कुर्मी है, कुर्मी क्षत्रिय लिख रहे हैं। तो ये जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और ह्यूमिलिएशन था वो तोड़ा है नीतीश कुमार ने, और उनका संख्या बोध कराया कि नहीं आप 66% हैं, आरक्षण का कोटा बढ़ा दिया। तो ये किसी राज्य में कांग्रेस के में नहीं हुआ। और जो मध्य प्रदेश का इनका नेता है कमलनाथ, वो तो कह रहा था कि ताला ही हमने खुलवाया बाबरी मस्जिद का। तो एक आइडियोलॉजिकल कंसोलिडेशन जो कांग्रेस पार्टी का होना चाहिए था वो नहीं था। मुझे प्रसन्नता है कि उनके जो नेता हैं राहुल गांधी, वो इसको गंभीरता से लेकर के पूरे देश में कैंपेन चला रहे हैं, और आज नहीं तो कल इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि जो प्रतिगामी पार्टियां हैं वो इसको रोके हुए हैं। और एक चीज़ और सुनिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी नहीं है। इसका नेता आरा में पटना में कहता है भाइयों बहनों मैं पिछड़ी जाति का हूँ। वो दिन गए कर्पूरी ठाकुर के, वीपी सिंह के, जब जात छिपाते हुए लोग घूमते थे। अब शान के साथ कहते हैं सो इज द प्राइम मिनिस्टर। दूसरा, वो भी सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, चाहे उनका वो अच्छी खासी सोशल इंजीनियरिंग नहीं, चाहे वो उन वर्गों में वर्गीय चेतना ना पैदा करते हों जो वंचित लोग हैं,
लेकिन वो नमूने के तौर पे करते हैं। कल भी वो एक निषाद के घर पे गया, पूरे चैनल का सहारा लेकर के पूरे देश के निषाद समुदाय को महर्षि वाल्मीकि के नाम पर मंदिर का नाम रख दिया है, एयरपोर्ट का नाम रख दिया है। तो चाहे प्रतीकात्मक ही सही, वो और उनके नेता सोशल इंजीनियरिंग में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का जो स्थापित नेतृत्व है, वो इन सवालों को छेड़ते हुए डरता है। ठीक है, डरते हैं। अच्छा ये बताइए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है त्यागी सर आपसे, क्योंकि मुझे पता है नीतीश जी जब थे तो आप उनसे बैठकों में उनके साथ ही थे। आपने उनको कहा कि वो इंडिया के विचारों के प्रधानमंत्री हैं, वो सब कहा आपने। क्या नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश की किसी लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि ये चर्चा गर्म है और ऐसा लगता है कि ईस्ट यूपी में तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर कुर्मी वोट बैंक अच्छा खासा है, नीतीश जी की इमेज भी अच्छी है। तो क्या उत्तर प्रदेश की किसी लोकसभा सीट से हम देखेंगे कि नीतीश कुमार इंडिया की उम्मीदवार होंगे? नहीं, नीतीश कुमार जी ने अभी अपना मन नहीं बनाया है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, बिहार से लड़ेंगे कि उत्तर प्रदेश से। हालांकि जो फूलपुर लोकसभा है वो किसी भी सोशलिस्ट वर्कर के लिए गर्व की बात है कि उसे वहाँ से चुनाव लड़ने का मौका मिले। 1962 में हमारे नेता डॉक्टर लोहिया वहाँ से जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लड़े थे और 100 के करीब बूथ पर उन्होंने जवाहरलाल को हराया था। जो हमारे जैसे उस समय के यंग सोशलिस्ट हैं उनको भी एक्साइटमेंट होता है। लेकिन अगर वो लड़ते हैं तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी मदद होगी, ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। आप क्या सलाह देंगे? लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए फूलपुर से उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार। ये मुझको और अखिलेश यादव दोनों को कहना चाहिए उनसे, तब ज़्यादा मजेदार। अखिलेश जी से कहिए कि बात करें, चूँकि नहीं वो खुद समझदार हैं, सब चीज़ जानते हैं। आपकी नीतीश जी की चर्चा होती है चुनाव को लेकर कि कुछ तो बता दीजिए द रेड माइक के दर्शकों को। अलग नहीं, वो उन्होंने अभी तक चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा ऐसा करके फैसला किया हुआ है। चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर कैसे होगा? फिर तो जो कहा गया कि ये जो कहा जा रहा है नीतीश कुमार जी इंडिया के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, खड़गे जी का नाम इन्होंने बोला था मीटिंग में, ममता जी ने और अरविंद जी ने। खड़गे जी ने बोल दिया मैं तो नहीं हूँ, पहले तो चुनाव जीतने दीजिए, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है। हम भी उसी राय के हैं कि पहले 272 का मैजिक नंबर पार हो जाए, उसके बाद प्रधानमंत्री का चयन हो। अगर गठबंधन इंडिया नीतीश कुमार जी को चुनता है तो कहीं से भी चुनाव लड़ के जीत का आ सकते हैं, वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वो पार्टी के मेन प्रचारक हैं, लिहाजा हम उनको और वो खुद भी अपने आप को फ्री रखना चाहते हैं कैंपेन के लिए। सर ये बताइए कि इंडिया का चुनावी मुद्दा, चलिए जातिगत जनगणना की आपने बात करी एक है, लेकिन जातियां जब वोट करती हैं, और मैं बड़े हिंदी हार्टलैंड की बात कर रहा हूं, तो उस वक्त वो हिंदू बनकर वोट कर देती हैं। और ये बहुत प्रैक्टिकल, मैं रिपोर्टर वाली बात कर रहा हूँ, मैं बड़ा चुनाव कवर करता हूँ, आप जानते हैं, ज़मीन वमीन में जा कर के फिर फलाने ढिमकाने जातियाँ सब टूट जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है और ऊपर से राम मंदिर का तड़का अब लग गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने झंडियाँ वंडियाँ दिखाई हैं, उद्घाटन रेलवे का, फिर वो जजमान भी हैं, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। तो फिर राम के नाम पर उस वक्त आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होगी, कैसे इसको काउंटर करेंगे? क्योंकि बीजेपी ने मैनिफेस्टो में ये वादा किया हुआ है, मैनिफेस्टो में कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे ऐसा कहते थे, अब उन्होंने तारीख बता दी, बनवा भी दिया है। तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक चैलेंज आप लोगों के सामने है। देखिए, राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बनवाया है और उसका हम में से किसी ने विरोध नहीं किया है। आज हम भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वहाँ पे हम भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और मैं फारूक अब्दुल्ला साहब की तारीफ़ करना चाहता हूँ, जिन्होंने कहा कि खाली वो हिंदुओं के राम नहीं है, वो हमारे भी राम हैं। लंबा इकबाल ने इमाम हिंद कहा था। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इसको अपनी पार्टी के पक्ष में इस्तेमाल करते दिखते हैं, और जैसे कि ये भारतीय जनता पार्टी राम का मंदिर बनवा रही है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। वो ठीक है, लेकिन आप इसको अब पॉलिटिकली कैसे फाइट करेंगे? वो तो आप, हम भी जानते हैं, वो करते ही हैं, करते ही आ रहे हैं, आप भी जानते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है, आप सामने से आपकी तो सबसे बातचीत होती है, इसको काउंटर कैसे करेंगे जनता के बीच में?
अब तो किसी त्यागी एनडीए में नहीं है, अब तो किसी त्यागी इंडिया के एक इंटेलेक्चुअल। नहीं, हम तो जब एनडीए में थे, आपकी जानकारी के लिए, तो उनके सारे मुद्दे हमने खुंटी पे टंगवा दिए थे। राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद का कोई जिक्र नहीं होगा। एक दिन नारा नहीं लगा, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, चुप। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र नहीं होगा, एक दिन जिक्र नहीं हुआ। आर्टिकल 370 का कोई जिक्र नहीं होगा, कोई जिक्र नहीं हुआ। ये तो जब अकेले अपने बहुमत में आ गए हैं तब उन्होंने एजेंडा चेंज किया। याद करो, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे और जॉर्ज साहब जब रक्षा मंत्री और कन्वीनर थे, एक दिन ये सवाल नहीं आए। ये बीजेपी की राजनीति, मोदी जी की बीजेपी है सर, ये मोदी जी की बीजेपी है, बहुत ठीक कहा आपने। लेकिन इंडिया के सभी नेताओं को इस गंभीरता का एहसास होना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी की नहीं है, ये मोदी की है, जिनके पास अथाह धन है, बढ़िया मजबूत संगठन है, 24/7 माना नेता मौजूद है। लिहाजा सीट शेयरिंग जल्दी करके और अगले साल के पहले सप्ताह में ही इकट्ठा कैंपेन करना चाहिए। बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है, जिसने इन 3 राज्यों में भी इंडिया घटक दल के किसी नेता को कैंपेन में नहीं बुलाया। वो किसी के साथ ग्लोरी शेयर नहीं करना चाहते। तो इस कंसेप्ट को, इस माइंडसेट को उनको छोड़ना पड़ेगा। आखिरी सवाल आपसे, नीतीश कुमार वर्सेस नरेंद्र मोदी, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? क्या इस पर आप आम राय बना पाएंगे, आम राय बनेगी, या फिर सबकी अपनी डफली अपने राग? देखिए, बहुत आदर्श स्थिति हो अगर इंडिया घटक दल के सभी नेता मिलकर के ऐसे व्यक्ति को छांटने का काम करें जिस पे ना ईडी हो, ना इनकम टैक्स हो, ना पीएम एमएलए हो, ना उस पर ईडी हो, कोई और चीज़ हो, एक जिस पर डायनेस्टिक सक्सेशन का भी आरोप ना लगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी 2 इशू उठाती है, सब भ्रष्ट हैं और सब परिवारवाद में लिप्त हैं। मैं एनडीए का अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते किसी का नाम, इंडिया का, माफ़ करना, इंडिया का अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते मैं उस बहस का हिस्सा नहीं बनना चाहता। लेकिन एक नाम नीतीश कुमार जी का भी है जिस पर ना कोई भ्रष्टाचार का आरोप। लेकिन वो जो बयान था असेंबली में महिलाओं को लेकर के, वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इमेज को एक डेंट है। मैं ऐसा मानता हूं और मैं इस पर विश्वास करता हूं, क्योंकि इस पर बीजेपी तो प्रचार तंत्र जबरदस्त है। ना होता तो अच्छा था, यद्यपि वो अंग्रेजी में बोला जाता तो किसी को आपत्ति नहीं होती। ये लैंग्वेज प्रॉब्लम भी। वैसे इंडिविजुअली मुझे लगता है कि नीतीश जी थोड़ा सा और बेहतर तरीके से इस बात को बोल सकते थे। और खैर, त्यागी सर से हम लोग बात करते रहते हैं और बहुत कैंडिड बात करता हूं मैं इनसे, क्योंकि मैं इनके साथ वो लिबर्टी ले लेता हूँ, बहुत छोटा हूँ, लेकिन ये मेरी हर बात को गंभीरता से बताते, समझाते और हमेशा कहते रहते हैं। तो ये तो समझ में आता है कि इनको एहसास है कि इनकी लड़ाई जो है मोदी जी की बीजेपी से, अटल जी की बीजेपी से नहीं है। और राम मंदिर का खूब प्रचार प्रसार जम के होगा, उस पर एक बड़ी चुनौती है। नीतीश जी अब अध्यक्ष बन गए, कह तो रहे हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक है। अब जब टिकट बंटवारे में बात आएगी तो फिर देखना होगा कैसे साथ में रहते हैं ये लोग। कांग्रेस से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन साथ में तो हैं ही हैं। तो उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस को जो बड़ा भाई और वाली इमेज से बाहर आना पड़ेगा, अपने इंडिया के सहयोगियों को साथ लेना पड़ेगा। और इधर त्यागी सर सीधे तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई चेहरा अगर रखना है तो नीतीश जी का रखा जाए, क्योंकि परिवारवाद जैसे मोदी जी उसके मुखालफत करते हैं, नीतीश जी का भी कोई लेगेसी नहीं है पॉलिटिकल कि परिवार के अपने बेटे या अपने परिवार के लोगों को दे रहे हों। दूसरा, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, क्लीन इमेज है। तो अब देखना होगा कि इस नए साल में कैसे बिहार क्या एक बार फिर इमरजेंसी की तरह, इमरजेंसी के दौर के बाद जो नए रास्ता सत्ता का गया, जिसमें मोरारजी प्रधानमंत्री बने, क्या वैसे ही कुछ बिहार से होगा? ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी अमन नायक के साथ द रेड माइक के लिए सौरभ शुक्ला।